नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रकाश की। जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है क्योंकि काफ़ी दिन लग सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बड़े डीपली सिखाने वाला हूँ। तो प्रकाश में हम कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन में हमने कर लिया था दर्पण। दर्पण का हमने एक पार्ट कर लिया था समतल दर्पण। कौन सा कर लिया था? समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो हमने कुछ इसके गुण धर्मों के बारे में बात कर ली थी समतल दर्पण के। तो हम इसके बात करने वाले हैं इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में। किसके बारे में? इसका टॉपिक है समतल दर्पण में बनने वाले, या सीधे कह सकते हैं या प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। देखिए, इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका 3 सूत्र है मेन, जो आपको बड़ी सहायता देंगे और बहुत सरल है। तो देखिए आगे, उतार लो आप इतना। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। आप सीधे टॉपिक ला लेना, क्योंकि ये एक टॉपिक है, इसका नाम नहीं देना। अब देखिए, प्रतिबिंब की संख्या आप कैसे ज्ञात करें, मैं आपको पहले समझा दूं। मान लीजिए कि कोई दर्पण है, समतल दर्पण, और ये क्षैतिज रेखा है। तो इस पर पड़ा है, मान लीजिए कोई मोमबत्ती पड़ी है। क्या पड़ी है? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का अगर हम यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से इसको देखेंगे, तो जो मोमबत्ती है इसका हमें प्रतिबिंब सिर्फ एक दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? एक। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? एक होगी। और अगर मैं यहाँ पर एक दर्पण और रख दूँ, तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का व्युत्पन्न है, उससे हम आगे हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण है, और इसके जस्ट सामने एक दर्पण और है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई मोमबत्ती है। सुंदर सा बना देता हूँ आपको चित्र, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। तो इसके प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दर्पण है इसको एक रेखा की तरफ बढ़ा देते हैं आगे, काल्पनिक रेखा, और इसको भी काल्पनिक रेखा की तरफ बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद इन दोनों के मध्य जो कोण है, क्या है? कोण, थीटा कोण। तो हम इस कोण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 360/θ। तो अब डाल लो, हेडिंग डालो, क्या है? प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। प्रतिबिंब की संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है ये। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। या फिर मान लीजिए 60 डिग्री है, क्योंकि एक बार बड़ा कोण ले लेते हैं। तो 60 डिग्री इसमें मान रखते हैं हम 360/θ का मान कितना है? 60 डिग्री।
60। आगे हल करने पर 0 से 0 कटा, बचा 6। देखिए यहाँ पर सम संख्या आ गई, तो हमें यहाँ पर सम संख्या नहीं लेना है, तो इसलिए हम इसमें से एक घटा देंगे। कब घटाएंगे? जब प्रतिबिंब संख्या सम आ रही हो। क्या आ रही हो? सम आ रही हो तब। और अगर विषम आ रही हो तो कोई बात नहीं, नहीं घटाना। तो इसमें से एक घटाने पर प्रतिबिंब संख्या होगी 5। यानी इसको जो इसके पूर्ण प्रतिबिंब बन रहे हैं, कुल कितने बन रहे हैं? 5। उतार लो इसको। अगर सम हो तो एक हम घटा देंगे, और अगर विषम हो तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें, तो अब थीटा का मान लेते हैं हम 40 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री। तो इसमें मान रखते हैं 360 बटे थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं आगे 360 बटे 40। हल करते हैं तो इसको आगे आता है 9। यानी जब दो दर्पण आपस में 40 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उसमें रखी वस्तु या बिंब का जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या होगी 9। और आगे हम लेते हैं, मान लीजिए थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री हो। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस चीज़ का, ये वाला। थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री। तब कितना होगा? प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? याद करनी है हमको। 0 डिग्री का मतलब है दोनों कोण क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे नाई की दुकान में कटिंग कराने जाते हैं, तब एक आगे दर्पण होता है और जस्ट पीछे दर्पण होता है। किस प्रकार होते हैं? इस प्रकार 2 दर्पण होते हैं। आप देख सकते हो भी नाई की दुकान में तो एक तो आगे की तरफ लगा होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्रंट वाला, और एक बैक वाला, पीछे वाला। दोनों अगर आपस में बराबर हो, समांतर हो, तो इनके मध्य कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। तो हम इसमें पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान कितना आएगा? 360 बटे 0, यानी कितना आया? इनफाइनाइट, या फिर कह सकते हैं अनंत आ गया। यानी आपने देखा होगा अभी आगे जब हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है, तो उसका जस्ट प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो इस प्रकार हमें दुकान में बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, और वो दर्पणों की प्रतिबिंब संख्या कितनी होती है? वो होती है अनंत। और जो हमारे पीछे की जो सर के पीछे का भाग है, उसको दिखाने के लिए नाई क्या करता है? जो दर्पण होता है उसको थीटा कोण पर घुमा देता है थोड़ा सा। थीटा कोण पर घुमाने के कारण जो प्रतिबिंब है वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है सिर के पीछे का भाग का, और उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हम थीटा से ज्ञात करके जो प्रतिबिंब की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप उतार लो। तो उतार ले। अब आगे हम एक बात और करते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा का मान कितना है? 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री। जब थीटा का मान 50 डिग्री हो, तब याद करने में पता चलता है हमें 360 बटे 50। आगे हल किया तो आंसर आया 7.2। तो आप कहोगे सर इम कितना हो सी भी? तो इम बनागा अपना आप हमेशा 7 ले लें। हम लेने वाले इसमें कितने? 7। तो इसमें जो यानी दशमलव संख्या में दशमलव, अगर हमारा जो मान है प्रतिबिंब का वो दशमलव संख्या में आ रहे हो, तो हमें पूर्ण संख्या लेनी है। हमेशा क्या लेनी है? पूर्ण संख्या। तो इसको उतार लो। अब आगे हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पणों की। किसकी बात करने वाले हैं? गोलीय दर्पणों की। तो अगला हमारा टॉपिक है 2 नंबर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है किसी गोले का कटा भाग
तो मान लीजिए गोला है कोई, तो इसका कटा भाग जिस पर पॉलिश की हो, अगर पॉलिश गोले के बाहर की तरफ की हो तो बनने वाला जो कटने के बाद बनने वाला दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण। अगर गोले के अंदर की तरफ पॉलिश की हो तो कटने के बाद कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। मान लीजिए गोले के बाहर की हुई है पॉलिश, किसकी पॉलिश की होती है? आप कमेंट में बताइए भी गोले के बाहर किस चीज़ की पॉलिश की होती है। तो इसको कटने के बाद मान लीजिए यहाँ से काट देते हैं, तो बनने वाला जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अगर गोले के अंदर की तरफ पॉलिश की हो, गोले के अंदर की तरफ पॉलिश की हो, तो इसको काटने के बाद बनने वाला जो दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं भी गोले के यानी उत्तल दर्पण का जो बाहरी भाग होगा वो होगा चमकीला, और अवतल दर्पण का जो अंदर वाला भाग होगा वो होगा चमकीला। और उत्तल दर्पण के जो अंदर की तरफ होगी पॉलिश की होगी, और अवतल दर्पण के बाहर की तरफ क्या की होगी? पॉलिश की होगी। तो हम इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मैं अलग अलग टेबल बना देता हूँ। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दूं भी मान लीजिए ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के बाहर की तरफ क्या की होती है? पॉलिश की होती है। पॉलिश किसकी? आप कमेंट में बताइए। तो ये होगा बिंदु P, और इसको दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। इस बिंदु को कहते हैं P। मुख्य अक्ष हमेशा P से अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। यानी आपको अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मुख्य अक्ष की दूरी कितनी होती है या लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई होती है बिंदु P से लेकर, या P को हम कहते हैं ध्रुव बिंदु, कहते हैं ध्रुव, यानी ध्रुव से लेकर अनंत तक की इसकी दूरी होती है। या फिर कह सकते हैं उसकी दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। गोले की जो त्रिज्या होती है दोनों में एक जैसे होगा। गोले की जो त्रिज्या होती है उसको हम कहते हैं C, यानी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम? C, या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? R, यानी वक्रता त्रिज्या। इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी की आधी दूरी होती है, वो होती है फोकस दूरी, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बटा 2 बराबर होता है F। F यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता केंद्र की क्या होती है? आधी होती है, यानी यहाँ पर फोकस दूरी। तो इसको आप उतार लो। दोनों इस कंडीशन रहने वाले हैं अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में एक P होता है और मुख्य अक्ष की जो दूरी होती है वो P से अनंत तक की होती है।
जो फोकस दूरी होती है वो P से C यानी वक्रता केंद्र की आधी होती है, और वक्रता केंद्र से P की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसको उतार लो। एक बात आपको ध्यान रखना है भी, अवतल दर्पण में हमेशा जो बनने वाला डायग्राम होगा या प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के आगे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनता है, और इसमें दर्पण के पीछे की तरफ बनता है और काल्पनिक होता है। तो ये तो बाद में बात करने वाले हम। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके जो किरण है वो किस प्रकार विभाजित होती है, किस प्रकार प्रवर्तित होती है। तो एक नंबर हम है भी मुख्य एक्स के समांतर आने वाली रेखा, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण वाली किरण। तो दोनों एक, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, वैसे तो स्पेलिंग में गलत हो गया था। किरण यानी मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण किस प्रकार होगी? ये होगा उत्तल दर्पण और ये होने वाला है अवतल दर्पण। एक बात ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब और जो बिंब लेते हैं हम या फिर वस्तु लेती है वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ लेते हैं। किस तरफ लेते हैं? मान लीजिए दर्पण के बाईं तरफ लेते हैं। इसमें मान लीजिए दर्पण है तो इसके इस तरफ हम डायग्राम लेने वाले हैं, कभी इस प्रकार नहीं करने वाले भी यहाँ से उस प्रकार, ये हमेशा इस तरफ ही होगा, बाईं तरफ। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये है मुख्य एक्स। तो मुख्य एक्स के समांतर आने वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी, या कह सकते हैं हम ये इसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, इसका ये फोकस दूरी है, फोकस केंद्र। तो हम कह सकते हैं भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण होती है वो फोकस दूरी से गुजरती है। इसमें भी ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या सी। तो आगे हम करने वाले हैं, बता दो इसको। मैं इसमें भी एडजस्ट कर देता हूँ ताकि अब आगे वाला टॉपिक 2 नंबर फोकस दूरी पर आने वाली किरण, फोकस दूरी पर आने वाली किरण, आने वाली किरण। यानी कोई किरण है वो फोकस दूरी या फोकस बिंदु से होकर जा रही है। आने वाली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसमें भी देखते हैं इसमें क्या होगा, फोकस दूरी के सीधे में जो आने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। 3 नंबर है
आने वाली किरण, आने वाली किरण। ये अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य एक्स, ये फोकस दूरी, यानी तिर्यक रेखा पर आने वाली किरण है वो मुख्य एक्स को दो बराबर भागों में बांटी, या फिर कह सकते हैं कि एक तिर्यक जो आने वाली किरण है और जाने वाली किरण है उनके मध्य बनने वाला कोण होंगे दोनों बराबर होंगे। ये भी छुटा होगा और ये भी क्या होगा, छुटा होगा। और इसी प्रकार इसमें ये मुख्य एक्स, ये उत्तल दर्पण और तिर्यक रेखा, दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर कह सकते हैं ये दोनों किरण है मुख्य एक्स को दोनों तरफ एक जैसी होगी, या फिर दूरी कितनी होगी, समान होगी। आगे है चार नंबर के द्वारा, चार बिंदु है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, से गुजरने वाली किरण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। फोकस दूरी, ये मुख्य एक्स, ये भी क्या है, मुख्य एक्स, ये मान लीजिए यहाँ पर है वक्रता केंद्र सी, इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो वक्रता केंद्र पर जो आने वाली किरण है वो दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में, तो उसी केंद्र से जाते हुए वापस ले जाएगी, यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण का पथ क्या होगा, एक ही होगा। और सेम इसी में इसमें भी क्या होगा, केंद्र से आएगी और वापस उसी केंद्र से गुजर जाएगी। या फिर कह सकते हैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण का जो पथ होगा, ये वापस जाने का पथ होगा, क्या होगा, समान होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतने करते हैं और इसका जो आगे का भाग हम करने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर चैनल में हमारे में कुछ कमी आ रही हो, वीडियो बनाने में कोई कमी आ रही हो, तो कृपया हमारे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा।